नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रोजगार से संबंधित विषय। और यहाँ से प्री और मेंस के एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये इकोनॉमी मेंस का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इसमें एक दो टॉपिक है जो आपको खुद को पढ़ने, क्यों पढ़ने उसके पीछे भी कुछ कारण है, वो बताऊँगा आपको। सबसे पहले एक बार सिलेबस पे आते हैं कि अब तक हमने क्या क्या कवर किया है। यदि हम GS3 की बात करें तो GS3 में हमने अब तक क्या क्या कवर किया है और कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने छोड़ी है या किसी अन्य टीचर से आपको पढ़नी है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस आपका ये है। इसमें हमने सबसे पहले जो कवर किया था, सबसे पहले हमने यहाँ से कवर किया था इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो हमने कवर कर लिया था पूरा। ये पूरा सिलेबस टू दी पॉइंट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा कवर कर लिया है और यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हमने कवर कर लिया। ये जो टॉपिक है ये हमने बीच में छोड़ा था। जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है ये कहाँ पे कवर करना है आपको, ये प्रीलिम्स एग्जाम के साथ कवर करना है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी अपनी तैयारी करो प्री प्लस मेंस की एक साथ करो, इंटीग्रेटेड तैयारी करो ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये सिलेबस आपको कवर करना है प्री के साथ में। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने साइंस और टेक, ये बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ाया, ये आपको अपने से कवर करना है। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन प्री और मेंस में आते हैं ज़्यादातर साइंस और टेक के आते हैं। तो ये जो जितना सिलेबस दिया गया टू दी पॉइंट आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। जो भी आपको बुक पढ़नी है, किसी टीचर से पढ़ना है, आप अपने हिसाब से पढ़ना। ठीक है, और इसके अंदर हम जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के बाकी जो टॉपिक थे ये सब कवर कर चुके हैं। इंटरनल सिक्योरिटी हम पढ़ चुके हैं पूरा पूरा। इससे पहले जैसे जैसे इथिक्स का पूरा सिलेबस है तो इथिक्स का पूरा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, इसमें आपको चिंता नहीं है। और ये बहुत ही रिलीवेंट वीडियो आपके, चाहे आप 2-3 साल तक की भी दोगे ना एग्ज़ाम तो ये आपके लिए रिलीवेंट है, कभी इनका रिलीवेंस कम नहीं होगा। तो इससे पहले हम कवर कर चुके हैं, इथिक्स पूरा पढ़ चुके हैं। और GS3 अब हमने लगभग कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। साइंस टेक हमने नहीं पढ़ा। इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा, हमने इन्वेस्टमेंट मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर और लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म पढ़ लिए, फूड प्रोसेसिंग, ये सब टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये ऐसे टॉपिक थे वो थे जो आपको हर किताबों में आसानी से नहीं मिलते। मैंने कोशिश की इनको पूरा कराने की और टू दी पॉइंट हमने पढ़ा है और बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये चीज़ हमने कवर की है, हमने ये भी पढ़ लिया। और आज हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के मुद्दे। ठीक है, अब मैंने कौन कौन से टॉपिक आपके ऊपर छोड़े हैं। एक तो गवर्नमेंट बजटिंग, अब ये इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है, इसके लिए लक्ष्मीकांत अलग से पढ़ना होता है फिर, कि लक्ष्मीकांत के अंदर जो बजट वाली चीज़ें दी गई है उनको आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो बजट को आराम से पढ़ना, वहाँ पे बजट के क्या क्या प्रोविजन है, कौन से आर्टिकल में। तो एक तो बेसिक कार्य आपका ये आपके लिए होमवर्क होगा कि इनको आप अपने से करना, या यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया हो देख लेना। और बाकी जैसे ये है ना इंडियन इकोनॉमी और इसके मुद्दे विशेष रूप से, इनमें आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो 11th क्लास की न्यू NCERT आपको पढ़नी है, बहुत आसान वाली है, इसमें कोई बिल्कुल टफ नहीं है। अब इनको टू दी पॉइंट नोट्स बनाने में बहुत मुश्किल था, काफ़ी लंबा समय लगता है। यदि इन दोनों टॉपिकों में पढ़ाऊँ, विशेषकर इस टॉपिक को पढ़ाऊँ तो 1 महीना लग जाए। और मैं चाहता हूँ कि जब आप प्री की तैयारी करते हो, अब जैसे मैं भी आपके साथ एग्जाम दे रहा हूँ तो इनको कब कवर करूँगा, जैसे हम प्री के समय मुंडाल सर की वीडियो देखते हैं। तो ये दोनों टॉपिक जो मैंने छोड़े हैं, दोनों टॉपिक, ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा है, ये प्री वाला सिलेबस है। यहाँ पे जैसे GDP, GNP, मुद्रास्फीति, ये जो चीज़ें ना प्री एग्जाम में चलती है, बैंकिंग जितना भी आता है, और गवर्नमेंट बजट, ये इकोनॉमिक सर्वे बजट आता है। कई बार क्वेश्चन जो आते हैं करंट अफेयर के ज़्यादा आते हैं। इसको यहाँ पढ़ाना इसलिए उचित नहीं था क्योंकि प्री के समय में इनको पढ़ेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इनको टाइम नहीं दें हम। यहाँ पे मेंस का ये मुद्दा, अच्छा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, जो आज मैं पढ़ा दूंगा। तो ऐसे करके हमने इसके लगभग 17 चैप्टर कवर किए हैं। 17 चैप्टर जो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की जो यहाँ तक का सिलेबस है, इनको 17 चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाने की कोशिश की है। और जो सिंगल PDF आज शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना सिंगल PDF को। और आशा करता हूँ आपने इन्जॉय जरूर किया है और आपकी बहुत सारी जो समस्याएं थी उनका समाधान निश्चित रूप से यहाँ से निकला होगा। ठीक है, अब एक दो टॉपिक के लिए आप बुरा मत मानना इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप सही से कवर करो। पढ़ाने को मैं इनको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक अच्छा लगता है ये बात शेयर करना कि मुन्नाल सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता इन टॉपिक को। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन टॉपिक से रिलेटेड मुन्नाल सर की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, दो ही तो टॉपिक है, मतलब विशेषकर जैसे GDP, GNP थोड़ा सा टेक्निकल है, हालांकि मैं इन सब चीज़ों को आराम से कवर करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इनकी वीडियो देखो ताकि आपकी ज़्यादा मतलब चीज़ें समझ में आए, वो कर लेना। और एक 11th क्लास की जो नई वाली NCERT बता रहा हूँ जिसमें आपका ये रिसोर्सेज प्लानिंग वगैरह वहाँ से कवर हो जाएगी। बाकी इसमें करंट अफेयर की चीज़ें ज़्यादा है।
तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। इसलिए मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है, क्या छोड़ा है, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, ये आप देख सकते हो GS3 और GS4 का लगभग हमने काम कर लिया है। अब आते हैं ऊपर कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा और भी आपको देता हूँ। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, ऐसे राइटिंग का पूरा कर चुके हैं। देखो, ऐसे राइटिंग आप जानते हो कि मेरे अच्छे मार्क्स मिले हैं, और ऐसे राइटिंग के जब आप प्लेलिस्ट चेक करोगे ना तो 15 से 20 वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। और जितना मेरे पास नॉलेज था ऐसे राइटिंग को लेकर कि आपको कैसे सिखा पाऊँ, वो मैंने पूरी वीडियो बना दी है। वो वीडियो अभी भी रिलीवेंट है, काफ़ी रिलीवेंट है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बता रहा है जिसके ऑलरेडी 157 मार्क्स आ चुके हैं, वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा है। और आगे आने वाले वक्त में भी मैं ऐसे राइटिंग की वीडियो लगातार लाता रहूँगा। लेकिन एक बार के लिए हम मान सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से ये सिलेबस कवर कर लिया है ऐसे राइटिंग का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का। और इसमें आप नई वीडियो भी देख लेना, ऐसे राइटिंग के मैंने बाद में नई वीडियो भी बनाई, अपडेट भी किए हैं काफ़ी। या प्लेलिस्ट चेक करोगे तो शायद 2022-23 का चेक करना, उसमें 2-3 वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें ऐसे राइटिंग को लेकर। बाकी अपनी एक पुरानी प्लेलिस्ट है 2020-21 की, उसको भी आप देखना, मेरे से मैंने वहाँ पे शेयर किए कि आपको कैसे लिखना है। तो 250 मार्क्स का हमने यहाँ कवर कर लिया, 250 मार्क्स का हमने एथिक्स पढ़ लिया, और लगभग ये मान के चलो कि 200 मार्क्स का हमने इकोनॉमी भी, GS3 भी कवर कर लिया है। तो इतना मैं अब तक आपको मेंस से संबंधित पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके लिए चाहो तो आप धन्यवाद दे सकते हो, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों को शेयर करके। क्योंकि यार ये क्रांति मतलब जो हमने शुरू की थी ना, ये हिंदी माध्यम के लिए मैंने शुरू की थी। कोशिश करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए भी आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें ला पाऊँ। जैसे हाल ही में मैंने जो एथिक्स के मॉडल आंसर और इंग्लिश में लॉन्च किए थे, तो आने वाले वक्त में इंग्लिश मीडियम का भी मैं थोड़ा बहुत करूँगा ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। लेकिन विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिकांश बच्चे रीजनल लैंग्वेज के, हिंदी के, अन्य लैंग्वेज के जो अपने साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए ये करना था। और अभी तक सफलतापूर्वक आगे हम बढ़ रहे हैं। ऐसे चलता रहेगा। दिसंबर तक मैं मेंस के टॉपिक जितने करा सकता हूँ आराम से, ठीक है, उतने कराऊंगा। और दिसंबर के बाद में, दिसंबर यानी अभी जैसे अक्टूबर एंड होने वाला है, नवंबर दिसंबर 2 महीने हमारे पास है, तो 2 महीने में हम कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और वैसे मैंने ज्योग्राफी का भी काफ़ी हद तक, आपको जानते हो, आपने 6 से लेकर 12 तक की जो NCERT है लगभग मैं करा चुका हूँ। और वो यार बहुत शानदार क्वालिटी की वीडियो बने हैं, क्योंकि NCERT को मैंने अच्छे से कवर किया है ज्योग्राफी में, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। अभी जैसे कल से हम क्या करेंगे, कल से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल से हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटी, GS फर्स्ट। ये भी क्या है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे इनमें भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, सोसाइटी का ये जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हम कवर करेंगे यहाँ से। ये लगभग मान के चलो आप 100 मार्क्स का सोसाइटी का GS फर्स्ट में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हिस्ट्री वगैरह ये तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन सोसाइटी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये पढ़ लेंगे। और GS2 में हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कोशिश करेंगे इस बार प्री के समय, जैसे दिसंबर के बाद में हम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ें। ठीक है, वो प्री के समय पढ़ेंगे ताकि मेंस का भी वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन सोसाइटी के बाद में जो यहाँ के जो टॉपिक है, विशेषकर आप ये मान के चलो, ठीक है, यहाँ से लेकर ये टॉपिक जो है ना, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये हम कवर करेंगे GS फर्स्ट की सोसाइटी के बाद में। तो ये कवर कर लेंगे यहाँ से, जितने भी मुद्दे गवर्नेंस के लो आप टॉपिक है, ठीक है, सिविल सर्विसेज यहाँ तक। और IR में हमेशा कहता हूँ कि करंट अफेयर के अलावा कुछ मत पढ़ो, IR में जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं सफिशिएंट है। तो आपका GS फर्स्ट और 2 के अंदर भी मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करा दूंगा। तो ये चर्चा इसलिए ज़रूरी थी कि आपको ये मेरे साथ जब पढ़ रहे हो आप, तो आपको पता रहे आगे हम क्या करने वाले हैं दिसंबर तक। और दिसंबर के बाद में हमारी रणनीति रहेगी प्रीलिम्स को फोकस करके। पूरी कोशिश होगी इस बार जो अपने साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो प्रीलिम्स एग्जाम में बैठेंगे, उनकी मैं तैयारी कराऊँ MCQ के माध्यम से। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है बहुत सारे, जो NCERT किताबें हैं या जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको लेके चलूँगा अपने साथ में। और जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, या कोई रिलीवेंट है, कोई चीज़ें हैं जैसे मैपिंग, ज्योग्राफी मैपिंग हो गया, इन्वायरमेंट का कुछ हुआ, तो प्रीलिम्स के समय हम वो पढ़ेंगे। तो आपका साथ और प्यार रहा तो हम बहुत कुछ यहाँ से कवर करेंगे, और मेरा अनुभव आपके साथ हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। GS3 के अंदर हम पढ़ने वाले एम्प्लॉयमेंट। और मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ कि ये जो 2-3 टॉपिक हमने छोड़े हैं, मैंने इनको काफ़ी देखा कि इनको कैसे पढ़ाऊँ मैं, तो फिर पता चला कि ये टॉपिक तो पूरा का पूरा प्री के साथ कवर हो रहा है ऑलरेडी, है ना। प्रीलिम्स एग्जाम में यही तो आता है ना, GDP, GNP, मुद्रास्फीति, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर अप है, तो ये आपको करना है। और वैसे भी हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट जब पढ़ते हैं तो बजट के बारे में पढ़ते हैं, तो बजट वाले में आपको कहाँ से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत बुक प्लस बजट के अंदर जब मुरनाल सर जब वीडियो लेके आए, कौन से दोनों टॉपिक लेके आए। तो प्रीलिम्स एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे अच्छा कोई रिलीवेंस किसी चीज़ का है तो वो है मुरनाल सर के वीडियो देखना आप। ठीक है, आप अपने हिसाब से व्यवस्था करना, आपको कहाँ मिल पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर
कि आज का हमारा टॉपिक है रोजगार से संबंधित विषय। और एक बात और है कि जैसे मैं द हिंदू के नोट्स आपको टेलीग्राम से दे रहा हूँ ना, वो नोट्स बहुत रिलीवेंट आपकी प्री और मेंस के एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि उनकी नोट्स की अप्रोच देखना आप, आपके डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन प्री और मेंस में आएंगे। मैंने पहले भी बताया कि मेंस एग्जाम में कैसे वहाँ से लाभ मिला है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रोजगार से संबंधित विषय। तो इस टॉपिक से मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और प्री के अंदर भी क्वेश्चन पहले आए हैं, कैसे आए मैं बताऊंगा आपको। तो कुछ डाटा हमारे पास होना चाहिए कि अभी वर्तमान में हमारे देश में बेरोजगारी कितना चल रहा है। तो लगभग 7.9% बेरोजगारी की दर हमारे यहाँ है। ये किसके अनुसार डाटा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार। विशेषकर हम यदि डाटा चेक करें तो शहरी जो बेरोजगारी की दर है 7.4% और ग्रामीण क्षेत्र में 8.1% है। और बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें कोई काम करना चाहिए लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पाए, तो वो क्या होता है? वो एक बेरोजगारी की स्थिति होती है। और श्रम बल के अंदर जैसे हम देखते हैं कि श्रम बल क्या है, कोई भी जनसंख्या है उसका कौन सी आयु वर्ग श्रम बल में आएगी? कार्यशील जनसंख्या में आएगी। तो इसमें 15 से 64 के बीच में, कई बार 15 से 59 के बीच में भी रखा जाता है, लेकिन मोटा मोटी ये रखो कि 15 से 64 के बीच में उस देश की कार्यशील जनसंख्या यदि आती है। और इसको कभी कभी आप जानते हो जनानंग की लाभांश कब बोलते हैं? कि किसी देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या अधिक हो। जैसे हमारा देश की जनसंख्या की बात करें तो अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमारे यहाँ जो कार्यशील जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2050-60 के बाद में जनानंगी लाभांश धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्योंकि जो एजिंग पीपुल है उनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो हमें ध्यान देना होगा कि कैसे हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ ले पाएँ, कैसे हम स्किल डेवलपमेंट कर पाएँ। तो ये चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं यहाँ से। तो वर्तमान में भारत जनानंग के लाभांश की स्थिति में है वो, लेकिन कौशल विकास के निम्न स्तर के कारण भारत पूरी तरह से इसका लाभ नहीं ले पा रहा है। कई बार विश्व बैंक IMF ने ये बताया कि भारत को नुकसान हो सकता है यदि भारत समय रहते इन चीज़ों में सुधार नहीं करें, समय रहते जनसंख्या को स्किल प्रदान नहीं करें। तो आपने ये देखा होगा कि ऐसे हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है या हमारी नीति आयोग की कई प्रकार की पॉलिसी रहती है रोजगारों को लेकर, उसके अंदर सब में ये चर्चा में रहता है कि किस प्रकार जो कार्यशील जनसंख्या है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ। क्योंकि कोई भी देश जब इस दौर से गुजरता है ना, तो वही उसके पास अच्छा मौका होता है कि कैसे वो अपने सभी सेक्टर को आगे बढ़ा पाए, कैसे रोजगार सृजन कर पाए। ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी है। कभी कभी ये भी ध्यान में रखना होता है कि बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ से प्री में कुछ नाम बताऊंगा अभी। जैसे चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी विशेषकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है कि बाजार में जब उतार चढ़ाव होता है ना, कि बाजार में जब डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होती है, उस समय कहीं ना कहीं बेरोजगारी आती है। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी का और मुद्रास्फीति का आपस में संबंध होता है। फिलिप वक्र आपने कभी पढ़ा होगा, तो इनका संबंध इनके साथ होता है। इसमें क्या होता है? समग्र मांग में गिरावट के कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं रोजगार कम होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि लॉकडाउन में हमने देखा कि जब मांग ही नहीं थी, लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तो रोजगारों की स्थिति भी खराब थी। आप इसको ऐसा देख सकते हो। इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं? तो इसमें सुधार दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो सरकार राजकोषीय नीति में ऐसा कुछ प्रावधान लाए। मौद्रिक नीति में जैसे आपने देखा होगा RBI किस प्रकार रोजगारों को सॉरी रोजगार को बढ़ाने के लिए कार्य करती है, तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं। और इसके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? तो यह है कि अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमियों की वजह से, जैसे कोई देश है, जैसे हम अपने देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हमने 1991 में LPG रिफॉर्म लिए तो विशेषकर हमने विनिर्माण और इंडस्ट्री सेक्टर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने सेवा सेक्टर की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके विपरीत चीन ने ऐसा किया, चीन ने अपने विनिर्माण सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया उस पर, तो वहाँ पर रोजगार सर्जन अच्छे से हुए। जो कार्य हम अभी कर रहे हैं ये हमें 20-30 साल पहले कर लेते, तो आप ये सोचो ना कितने मतलब हमारे यहाँ रोजगार और उत्पादन की समस्याएं खत्म हो जाती। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कौशल विकास, तो अभी हमारी सरकार इन दो चीज़ों पे फोकस कर रही है। ठीक है, इसके अलावा समाधान और कैसे कर सकते हैं कि बचत और निवेश, विशेषकर जैसे इंडस्ट्री के अंदर हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने ऐसा कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किस में हो? इंडस्ट्रियल सेक्टर में होना चाहिए, ताकि रोजगार वहाँ से सृजन हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब किस प्रकार कौशल विकास दे सकते हैं, किस प्रकार उनको रोजगार के योग्य बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ छिपी हुई बेरोजगारी या फ्रैक्चन बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, ये विशेषकर जैसे यदि किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग उपस्थित हो, जैसे भारत में विशेषकर कृषि सेक्टर है, कृषि सेक्टर में जैसे कोई खेत है वहाँ पर केवल 2 मजदूर चाहिए जबकि उसमें काम करने वाले 5 लोग हैं। यदि उन 3 एक्स्ट्रा जो मजदूर उनको हटा भी दिए जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अतिरिक्त लोगों का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उनका सीमांत उत्पादन शून्य या नकारात्मक होता है। यानी कोई जैसे ये खेत है या कोई उत्पादन की इकाई है, उसके अंदर 2 मजदूर या 2 लोग मिलके उतना काम कर रहे हैं, जैसे 2 लोग मिलके मतलब जितना काम कर रहे हैं
और बाद में हमने 3 एक्स्ट्रा और बढ़ाए मजदूर, लेकिन उत्पादन फिर उतना ही है। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा है उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। तो इनके जो उत्पादन है, सीमांत उत्पादन, वो शून्य होगा या नकारात्मक होगा, उसका कोई मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो ये क्वेश्चन आया है कि इसका मतलब क्या होगा। यही ऑप्शन थे उसमें, प्रचंड बेरोजगारी के 3-4 ऑप्शन थे, उसमें ये ऑप्शन सही होता। तो ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में भी आते हैं। इनको थोड़ा और देख सकते हो, बाद में कहीं गूगल या यूट्यूब पे देख सकते हो कि क्या होता है। ठीक है। और इसका समाधान क्या है? समाधान है कि जैसे कृषि सेक्टर में विविधता आनी चाहिए। जैसे आजकल पशुपालन, मत्स्य पालन, अलग अलग चीज़ें आ रही है इसमें। फूड इंडस्ट्रीज, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग, इनका विकास हम कर सकते हैं। तो ये जो बेरोजगारी है, विशेषकर हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर कितनी प्रतिशत आबादी, लगभग 50% की आबादी, अब आसपास आबादी कृषि सेक्टर में लगी हुई है। लेकिन कृषि सेक्टर का जीडीपी में योगदान 15 से 20% है। और जबकि सेवा सेक्टर में बहुत कम लोग लगे हुए हैं, जबकि उत्पादन उसका ज़्यादा है। तो ये हमें देखना होगा कि किस सेक्टर में कहाँ सुधार कर सकते हैं। जैसे कृषि सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम किस दिशा में मोड़ सकते हैं, या विनिर्माण सेक्टर की ओर मोड़ सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा गठनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? तो इसमें है कि वर्तमान रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश एवं उपलब्ध रोजगारों में अवसरों की जानकारी नहीं होना। जैसे सिंपल सा इसमें तो कि आप जिस जॉब में हो, लगता है कि आपको मतलब कोई और जॉब चाहिए, उस दौरान आप कुछ समय तक नए रोजगार की जब तलाश करते हो तब तक आप बेरोजगार रहते हो, तो उसको गठनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। कई बार मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि जैसे कृषि सेक्टर है या पर्यटन सेक्टर मौसम पर डिपेंड करता है, तो इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कि 6 महीने जैसे 6 महीने बेरोजगार है, 6 महीने कृषि कार्य कर रहे हैं, ऐसे। इसके अलावा अल्प रोजगार, यानी योग्यता के अनुसार पर्याप्त रोजगार और जब आय नहीं मिले ना किसी को, तो उसको बोलते हैं अल्प रोजगार। और कभी कभी क्या होता है, तकनीकी बेरोजगारी भी होती है। यानी मतलब कोई भी क्षेत्र है, कोई भी सेक्टर हो सकता है, उसमें जैसे मशीन आ गई, या जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों की कम आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होती है, तकनीकी बेरोजगारी होती है। तो ये छोटी छोटी शब्दावलियाँ थी जो आपके काम आ सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी का मापन कैसे करते हैं, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे भारत में एनएसएसओ ये काम करता है, रोजगारी और बेरोजगारी के संबंधी आंकड़े जारी करता है। किस प्रकार के जारी करता है? 3 प्रकार के इसमें होता है कि एक सामान्य स्थिति की बेरोजगारी होती है, जिसमें ये होता है कि कोई व्यक्ति 365 दिनों में अधिकांश समय क्या बेरोजगार रहा है। इसके अलावा कभी कभी चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी होती है, जिसमें जब सर्वेक्षण किया जाता है उस तारीख से लगभग 1 सप्ताह पूर्व अवधि में लगभग 1 घंटा भी उसको रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है चालू दैनिक बेरोजगारी होती है। ये कोई टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा समझने वाली नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन कभी आ गया मतलब तो आपको पता होना चाहिए। तो चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी क्या होती है कि 1 सप्ताह के प्रत्येक दिन 1 घंटा भी रोजगार प्राप्त ना हो। और ये भी जब आप बुंडाल सर की वीडियो पढ़ोगे तो उसमें आपको और ज़्यादा स्पष्ट वहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, मेरा काम था मेंस की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाना। मेंस की मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेंस की चीज़ें आपकी मैं सही करवा दूंगा। प्रीलिम्स की आप जानते हो इकोनॉमी थोड़ा काफ़ी टेक्निकल होता है, तो थोड़ा गहराई से इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और तो आपको मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है। और इसके बाद में जैसे मेंस के मुद्दों में आता है कि भारत में क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है। और जैसे जॉबलेस ग्रोथ की हमेशा चर्चा में रहता है मामला। तो हमने ये देखा कि जैसे 1991 में हमने जब एलपीजी रिफॉर्म लिए, तो उस समय जैसे हमने सेवा क्षेत्र की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, विनिर्माण सेक्टर को हमने थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं किया, या हमारी जो पॉलिसी थी ना वो सही नहीं बन पाई। चीन ने ऐसा किया, चीन ने ऐसा करके दिखाया 1980 के दशक के बाद में। तो चीन के अंदर ये मुद्दे आप जानते हो कि वहाँ पे रोजगार की ज़्यादा समस्या नहीं आती, वहाँ पे विनिर्माण सेक्टर काफ़ी आगे, हमसे आगे है। जैसे आजकल तो हम मेक इन इंडिया या लोकल फॉर वोकल चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये हम 20-30 साल पहले कर पाते तो शायद ये समस्या आज नहीं आती। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी विविधता का कहीं ना कहीं अभाव दिखता है, ये भी एक बड़ा कारण बनता है बेरोजगारी का। कौशल विकास का निम्न स्तर है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है उसमें भी समस्याएं हैं। लैंगिक असमानता भी रहती है कि महिलाओं को उतना मौका ही नहीं मिल पाता शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप जानते हो कि हमारी जो सोसाइटी पेट्रियार्की सोसाइटी है, इसके अंदर पुरुषों को या लड़कों को बड़े शहरों में पढ़ने के लिए मौका मिल जाता है, लेकिन लड़कियों को अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। हमारी सरकार अभी क्या कर रही है, बुनियादी ढांचा पर फोकस कर रही है। आधुनिक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जा रहा है। जब बुनियादी ढांचा बनता है ना, तो रोजगारों का बड़ा सर्जन होता है। एग्जाम्पल के लिए लो आप कि जैसे कोई पर्यटन का विकास करना है हमें, तो पर्यटन में जैसे हम आजकल उड़ान स्कीम है कि कैसे हम छोटे शहरों को आपस में जोड़ रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में भी आजकल वायुयान से उनको जोड़ रहे हैं। तो कैसे रोजगारों का सर्जन होगा, कैसे पर्यटन विकास होगा, तो रोजगार अपने आप बढ़ेंगे। तो आप ये सोचो ना कितना बड़ा रोल हो सकता है इनका, हर एक सेक्टर उससे बढ़ेगा। जैसे आजकल गाँव में इंटरनेट की अच्छी पहुँच होने लगी है, तो गाँव के लोग भी मतलब ऑनलाइन आने लगे हैं। जैसे यूट्यूब हुआ या वेबसाइट हो गई, जो भी रोजगार थे ना, गांव में भी रोजगार क्रिएशन होने लगा है। तो आप ये सोचो ना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जब हमारे पास जैसे आप जानते हो जियो की क्रांति से पहले ऐसा इंटरनेट की सुविधा ही नहीं थी,
तो हम बहुत पीछे थे, लेकिन अब आगे होने लगे। तो बुनियादी ढांचा बड़ा रोल निभा सकता है रोजगारों को सृजन में। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक समस्याएं भी कहीं न कहीं रोजगारों को कम करती है। हमारे यहाँ समस्या काफ़ी रहती है इनको लेकर। शिक्षा व्यवस्था में भी रोजगार संबंधी नीति का अभाव रहता है। रोजगार अवसरों की क्षेत्रीय असमानता भी रहती है, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि लोग गरीब क्यों होते हैं या लोग बेरोजगार क्यों होते हैं, उनका आसपास का क्षेत्र भी उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाता है। कहीं संसाधन अधिक हो सकते हैं, कहीं संसाधन कम होते हैं, कहीं लोगों का जो एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, वो अच्छा हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। तो ये समस्याएं भी रहती हैं। तो बेरोजगारी में ये हमने मुख्य कारण यहाँ पे देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बेरोजगारी कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं या सुधार क्या हो सकते हैं? जो समस्या थी उनका समाधान निकालते तो हमारे पास उपाय आ सकते हैं। बहुत सारे उपाय आपने देखे हुए होंगे, न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें चर्चा में रहती है। तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन व नीतिगत उपाय ये होना चाहिए। अधिक रोजगार वाले क्षेत्र जैसे विनिर्माण सेक्टर का हमें उत्थान करना होगा, उसमें जितनी भी चीज़ें हम सोच सकते हैं उनका विकास करना होगा, जैसे चीन ने ऐसा किया एग्जाम्पल। इसके अलावा जो शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण होना चाहिए। कौशल विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाएं जैसे दीनदयाल उपाध्याय या अलग अलग मतलब सेक्टर में भी कई बार ऐसी योजनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा सामाजिक व लैंगिक भेदभाव की समाप्ति, श्रम कारणों में सुधार होना चाहिए, और विशेषकर जो स्थानीय लोग हैं उनको या जो श्रमिक हैं उनके उनके अनुसार संवेदनशील मुद्दे इनमें रखे जाने चाहिए। श्रमिकों व फर्मों का संचालित करने तो भौगोलिक सब्सिडी, आजकल ये देखा होगा आपने, सरकार जैसे नॉर्थ ईस्ट में कहीं इंडस्ट्री स्थापित करनी है तो वहाँ पे सरकार सब्सिडी देती है, ताकि वहाँ पे स्थानीय जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनको मतलब उनको कम किया जा सके। इसके अलावा मनरेगा जैसी एक सामाजिक यदि ग्रामीण रोजगार योजना होती है तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है, ये इकोनॉमी में भी सहायक होती है। ये भी अच्छी ऐसी योजनाएं हो सकती है। और कृषि में सहायक क्षेत्रों का विकास जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं जो मुझे याद थे, जो मैंने देखे कहीं, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। बाकी आप सोच सकते हो, ये एक दायरा है, मतलब बड़ा बड़ा दायरा है आपका, उसमें रख सकते हो। इसके अलावा ये करंट का मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि भारत में जो महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है ना, काफ़ी कम हो रही है। ये 2018-19 में जब इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी ये काफ़ी चर्चा में था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इससे पहले एनएसएसओ ने भी ऐसे डाटा जारी किए थे। वर्तमान में जो विश्व बैंक है या आईएमएफ है, वो भी समय समय पर ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट है ना वो कम हो रही है। तो ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे है? तो कुछ विद्वान इसमें बोलते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब महिलाएं भी पढ़ती हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करती है या कौशल विकास की ओर जाती हैं, तो छोटे मोटे जॉब वो लेना पसंद नहीं करती हैं। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, एक समय में ये जब नेगेटिव होता है लेकिन एक समय बाद वापस पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एक ऐसा पक्ष कहता है। जबकि दूसरा पक्ष ऐसा कहता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे, चाहे हमारे सामाजिक कारण हो, पारिवारिक कारण हो, या अन्य जो अपॉर्चुनिटी के मुद्दे हैं, अभी भी बड़े कारण हैं जिसमें मतलब महिलाओं को उतना रोजगार नहीं मिल पाता है। तो दोनों पक्ष है इसकी। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनमें चीज़ों में सुधार हो रहा है, तो ये मुद्दे चर्चा में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये करंट वाला मुद्दा है जो मैंने इसमें जोड़ दिया है, वो बहुत अच्छा मुद्दा है। जो भी डाटा हमें चाहिए वो सब यहाँ पे डाटा ग्राफ आपको चाहिए। तो इसमें क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 एनएसओ डाटा के अनुसार भारत में लगातार महिला जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें कमी आ रही है। वर्तमान यदि हम डाटा देखें तो 2021 के डाटा हमारे पास है, इसमें अभी कितने 25.1% महिलाएं मतलब श्रम बल में भागीदारी इनकी है, और 2004-5 में ये भागीदारी लगभग 42.7% थी। ऐसा क्या हुआ, ये मतलब इतनी क्यों घटी है? तो उसके कारण नीचे देखने वाले हैं। तो इसमें ये भी है कि जैसे जीडीपी की जो हमारी जीडीपी लगातार ग्रोथ उसमें देखा जा रहा है, लेकिन इसमें महिलाओं की भागीदारी की कमी क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे कारण देखे जा रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है? तो कारण में हम दो भागों में इसको रख सकते हैं, एक आपूर्तिजनित कारक हो सकता है, एक मांग जनित कारक हो सकता है। आपूर्तिजनित मतलब महिलाओं के मतलब कौन से मुद्दे हैं जिनमें महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, या अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं इसमें। और मांग जनित में है कि महिलाओं को जहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दोनों मुद्दे आराम से गहराई के साथ में इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपूर्तिजनक कारण देखते हैं। तो आजकल तो ये सही बात है कि युवा महिलाएं जो है उस शिक्षा की ओर ज़्यादा जा रही है, तो मतलब छोटे मोटे रोज़गार नहीं लेना चाहती है। तो ये भी होता है कि जब ऐसा होता है किसी भी देश के अंदर कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हमेशा बड़े स्तर के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा भी होता है। एक रिपोर्ट भी थी, कौन सी, कार्लसन व पीटर की रिपोर्ट के अनुसार कि यदि पारिवारिक आय में वृद्धि होती है या पारिवारिक आय में वृद्धि के साथ यदि सोच में खुलापन आता है तो उस परिवार की महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है हायर एजुकेशन और अन्य चीज़ों के लिए। तो महिलाएं फिर जॉब से दूर जाती है। और यदि ग्रामीण पृष्ठभूमि की भी बात करें तो यदि परिवार की आय बढ़ती है, जैसे मनरेगा में देखा गया था कि जैसे पहले ज़्यादातर महिलाएं कृषि सेक्टर में उन पे मतलब रोज़गारों पर डिपेंड थी, लेकिन मनरेगा स्कीम आती है तो कहीं ना कहीं गाँव में मतलब ऐसे रोज़गार स्कीम जैसे केस इकोनॉमी के साथ जोड़ सकते हैं, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। उस परिवार की आय जब बढ़ती है, जैसे 10,000 रुपये भी उनके पास मिलते हैं तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है।
तो इसमें भी कहीं ना कहीं महिलाएं क्या करती हैं, फिर उनको अन्य सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या परिवार के अन्य सदस्य जैसे रोजगार कर रहे हैं तो महिलाएं पढ़ने पर ज़्यादा वरीयता देती है। तो ये दोनों चीज़ों को जोड़ के देख सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा होता है कि उनकी पारिवारिक आय या जो भी बढ़ती है तो महिलाएं जॉब से मतलब दूर जाती है। तो ये डाटा थोड़ा सा इंगेज करने की कोशिश की, दो चार चीज़ों को एक साथ में। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं। समस्या ये थोड़ा पॉजिटिव था ऊपर वाला, और यहाँ पे ये नेगेटिव है कि सामाजिक बाधाएं भी बहुत सारी है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। जैसे आप, आपकी सिस्टर है और आप हो, तुलना कर सकते हो कि आपको कितनी आज़ादी है, आपकी बहन को कितनी नहीं है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। और इसके अलावा जैसे पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियाँ, शादी जल्दी हो जाती है, उसके बाद बच्चे या बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बात थी, उनको उतना मौका नहीं मिल पाता आगे। हमारा अभी सोसाइटी पितृसत्तात्मक काफ़ी ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा है इसमें। और महिला सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा आजकल बड़े शहरों में भी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो भी ये नकारात्मक भूमिका निभाते हैं फिर जॉब को लेकर। इसके अलावा और कौन से मुद्दे, मांगजनित मुद्दे कौन से हैं, तो नियमित व अच्छी गुणवत्ता वाले जो रोजगार है उन ना मिल पाना, उनके ये भी समस्या है। जेंडर आई गैप ये देखने को मिला, आज भी चर्चा में था। आज आपने देखा महिला क्रिकेटरों को मौका मिला है, उनको एक अच्छे मतलब जो समान वेतन है उनकी बात चल रही है, उनको दिया गया है। ठीक है, ये है। कृषि में मशीनीकरण से भी फिर ये होता है कि जैसे ज़्यादातर गाँव में पहले महिलाएं कृषि सेक्टर में लगी हुई थी, लेकिन आजकल ज़्यादातर क्या हो रहा है, मशीनें जब आ रही है तो ये रोज़गार भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण से शहरों की रोज़गार की तलाश में जब प्रवास होता है ना, तो वहाँ पे विशेष तौर पर ये होता है कि जैसे पुरुष सदस्य ज़्यादा बाहर काम करते हैं, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आप बता सकते हो। इसके अलावा जैसे आपके पास डाटा भी हो कि अन्य देशों के साथ यदि तुलना करें तो हमारे पास डाटा होना चाहिए कि कितना चल रहा है। जैसे भारत में भी लगभग जो है महिला जो रोज़गार की स्थिति है, जो कार्यबल में हिस्सेदारी है वो 25% है, जबकि नेपाल में देखो 80% है, चीन में 62% है। अलग अलग देशों के यहाँ पे डाटा भी मैंने दे दिए हैं, ये भी आपके मेंस के एग्जाम में काम आएंगे इसे ग्राफ के रूप में बताने में। और इसके समाधान क्या हो सकते हैं फिर, तो समाधान है कि हमें शिक्षा कौशल विकास पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, विशेषकर महिला रोजगार, महिला कौशल विकास है। महिला भागीदारी जैसे आजकल बढ़ रही है, पंचायती राज नेतृत्व है, क्षमता भी बढ़ रही है। महिला वित्तीय समावेशन, विशेषकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको थोड़ा सा संस्थागत ऋण देके उनका विकास किया जाए। मातृत्व लाभ भी सही तरीके से उनको क्रियान्वयन किया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन मिले तो मतलब ये पॉजिटिव होता है, इनसे फ़ायदा मिलेगा। और जैसे भारत में आज महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर वेतन दिया गया है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हर एक सेक्टर में ऐसा हो तो मतलब और फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य योजनाएं मुख्य मुद्दा है। लैंगिक समानता के मुद्दे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सोच मतलब आज समाज में आधुनिक मूल्यों वाली जो सोच है, नैतिकता भी आनी चाहिए, ताकि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिल पाए हर एक सेक्टर में। तो इससे क्या होगा फिर, जो श्रम भागीदारी महिलाओं की उसमें भी वृद्धि होगी। और आने वाले वक्त में होगा ऐसा, निश्चित रूप से ऐसा होगा कि जब महिलाएं स्किल प्राप्त करके अच्छी शिक्षा लेके रोजगारों में जब आएगी तो उसका देश की जीडीपी को भी फायदा मिलेगा। आपने कई बार सुना होगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है कि यदि हमारे देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो हमारे देश सतत रूप से कितना ग्रोथ कर सकता है। जैसे आपने ये डाटा कोड कर सकते हो आपकी 2025-26 में या 24 में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तभी संभव होगा प्रैक्टिकल रूप से कि महिलाओं की भी यदि भागीदारी बढ़ती है, तो निश्चित रूप से ये सपना साकार हो सकता है। आने वाले वक्त में हम और चीज़ों में आगे जा सकते हैं। जब डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ महिलाओं के मुद्दों को आप बता सकते हो। तो ये आज का लेसन था, आशा करता हूँ आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की इसमें जितना भी करंट अफेयर था, जो भी आना चाहिए था, वो घुसाया है। ठीक है, बाकी आप समय के साथ अपने नोट्स अपडेट करते रहना न्यूज़पेपर के साथ में, और मिलते हैं एक और वीडियो में। कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और बाकी कल से हम सोसाइटी शुरू करने वाले हैं। कल सोसाइटी का ओवरव्यू लेंगे, सिलेबस का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में वीडियो होगा। और परसों से फिर अपना सोसाइटी का जो भी नोट्स हैं आपको कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, रिसर्च में टाइम लगता है। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।